प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। हम अपनी ईवीएस की जो 15 मिनट एक्सप्रेस है उसमें पार्ट नंबर 37 पर पहुंच चुके हैं। डेली ये क्लास 4:30 बजे होती है। डेली आपको क्लास करना है। 15 मिनट आपको ईवीएस के लिए जरूर जरूर निकालना है, जिसमें आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ साथ और भी जो एग्जाम्स में ईवीएस पूछा जाता है वहां पर आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसे लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएंगे। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। आज का पहला क्वेश्चन है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की तुलना में गैर पारंपरिक ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है। चलिए फास्ट आंसर बताना है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो रहते हैं वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, और कॉन्वेंशनल से जो रहते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं रहते। तो ज्यादातर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रहती है वो रिन्यूएबल रहती है, नवीकरणीय ऊर्जा रहती है। तो इसका क्या लाभ है कि ये ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहते हैं, ज्यादा हम फ्यूचर के लिए इसे डेवलप करके रख सकते हैं, फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में बाल विवाह कानून लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? फास्ट आंसर करना है। बाल विवाह कानून कब आया है? 2006 में आया है कि लड़कों की उम्र 21 साल रहना चाहिए, लड़कियों की उम्र 18 साल रहना चाहिए। ये आपको पता है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। लेकिन आपको बताना है कि ये जो बाल विवाह कानून लागू करता है वो कौन सी संस्था रहती है? एनसीपीसीआर। कौन रहता है? एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगर बचपन में बच्चों की शादी कर लेते, उनको उतनी समझ नहीं रहती, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एटीएम लेन देन के लिए कौन सा सुरक्षा उपाय अनिवार्य है? जब आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, एटीएम से आप पैसे निकालने जाते हैं, एटीएम में पैसे डालने जाते हैं, तो सबसे पहली जो सुरक्षा मैंडेटरी रहती है वो कौन सी रहती है? कि आपको पिन नंबर डालना पड़ता है, और आपको कहा जाता है कि पिन किसी को मत बताइए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना अनिवार्य रहता है। वो आपके सिक्योरिटी के लिए रहता है, आपकी सुरक्षा के लिए रहता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे एटीएम का फुल फॉर्म। चलिए, एटीएम का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी बताते जाना है। एटीएम का फुल फॉर्म फास्ट आपको बताते जाना है, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक और शेयर करते जाना है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, पहला एटीएम किसने बनाया था? फास्ट आंसर करके बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करके बताना है कि एटीएम को किसने बनाया है, एटीएम की खोज किसने की है? जॉन शेपर्ड बैरन ने की है। जॉन शेपर्ड बैरन ने एटीएम की खोज की है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत में पहला एटीएम कब स्थापित किया गया था? भारत में जो एटीएम सबसे पहली बार चालू किया गया था वो कब चालू किया गया था? जल्दी से इसका आंसर देकर आपको बता देना है। चलिए फास्ट आंसर करके बताएंगे। एटीएम को किसने बनाया है? तो जॉन शेपर्ड बैरन ने बनाया है। एटीएम की शुरुआत जो सबसे पहले भारत में हुई थी, भारत में जो एटीएम चालू हुआ था सबसे पहले 1987 में चालू हुआ है। ठीक है, चलो आगे। छठवां क्वेश्चन, पानी पंचायत आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पानी पंचायत, पानी को संरक्षित करने के लिए, पानी को बचाने के लिए पानी पंचायत की जो शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में की गई है। पानी पंचायत कहाँ चालू किया गया था? महाराष्ट्र में चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 1974 में चालू किया गया था। किसके द्वारा चालू किया गया था? विलासराव सालुंके के द्वारा चालू किया गया था। लेकिन पानी के संरक्षण के लिए सबसे पहले पानी पंचायत नहीं चालू हुआ है। सबसे पहले पानी के संरक्षण के लिए जो चालू हुआ था वो था तरुण भारत संघ।
उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया था। सबसे पहला जो चालू हुआ था तरुण भारत संघ हुआ था राजस्थान में राजेंद्र सिंह के द्वारा। उसके बाद पानी पंचायत चालू हुआ है महाराष्ट्र में 1974 में विलास राव सालुंके के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। राजस्थान में लोग जोहाड़ का निर्माण क्यों करते हैं? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर करके बता देना है कि राजस्थान में पानी की कमी है, राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, तो पानी को संरक्षित करने के लिए तरुण भारत संघ तो चालू हुआ है, लेकिन लोग भी अपने घरों के सामने जोहाड़ बनाते हैं ताकि जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल को उसमें इकट्ठा कर सके। इसे क्या कहा जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। राजस्थान के लोग जोहाड़ बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, जाइलम में पानी की जो गति रहती है वो किस दिशा में होती है? अब इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि जो पौधों में पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, जो पानी को ऊपर ले जाने का काम करता है, जड़ों से पानी को ऊपर ले जाने का काम जो करता है जाइलम करता है। इतना सिंपल नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जाइलम में जो पानी की गति रहती है वो कितनी दिशा में होती है? केवल ऊपर की ओर होती है, केवल ऊपर की ओर होती है। उसे क्या कहा जाता है? यूनिडायरेक्शनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिडायरेक्शनल। हमेशा जो प्लांट्स रहते हैं, जो पौधे रहते हैं, जाइलम जो पानी ले जाने का काम करते हैं, केवल नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, एक ही दिशा में ले जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल लेकर जाते हैं। और ये प्रोसेस को जो जड़ों से वो पानी को लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। जब जाइलम पानी को ऊपर ले जाने का काम कर रहा होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में ऑस्मोसिस से क्वेश्चन बना है। 9th नंबर का क्वेश्चन की जो फ्लोएम रहता है, जो फ्लोएम रहता है वो भोजन का परिवहन करता है। जैसे जाइलम क्या करता है? पानी को ले जाने का काम करता है। जाइलम क्या करता है? पानी को ले जाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन को ले जाने का काम करता है। कौन सी दिशा में लेकर जाता है? ये सारी दिशा में लेकर जाता है। उसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं। बाई डायरेक्शनल, नीचे भी ले जाता है भोजन को, ऊपर भी ले जाता है, सारी दिशाओं में ले जाता है। उसे बाई डायरेक्शनल, नीचे और ऊपर को बाई डायरेक्शनल कहा जाता है, द्विदिशी कहा जाता है। ठीक है, जाइलम एक डायरेक्शन में ले जाता है, केवल ऊपर की ओर ले जाता है। फ्लोएम जो लेकर जाता है बाई डायरेक्शनल लेकर जाता है। ठीक है, चलिए, और आप इसी तरीके से अगर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। टीचिंग परीक्षा आपको दे रहा है सफलता स्पेशल 65% का ऑफर। आपको स्क्रीन के नीचे 2 नंबर शो हो रहे हैं, आप कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके कैसे भी आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। और मान लो पढ़ते पढ़ते आप कहीं फंस जाओ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो वहां पर आपको काम आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ऊपर तक जाने वाला है। हर जगह एआई आपको काम आएगा। अगर आप ये एआई यूज करना चाहते, एआई सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो पेड बच्चे हैं उनके लिए कोर्स 99 रुपीज का है, जो अदर बच्चे हैं उनके लिए कोर्स 199 रुपीज का है। आपको अगेन स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, आप वहां से ये वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसकी क्लास इस संडे को 8 तारीख को रात 8 बजे होने वाली है। 2 घंटे की मैराथन होने वाली है, जिसमें आपको एआई के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करना है कि एक्स एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, जो त्वचा और आंखों के लिए जिम्मेदार है, त्वचा और आंखों को अच्छा रखता है, और ये ऐसे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है जिसका नाम वाई है। चलो एक्स और वाई के बारे में बताइए, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। एक्स एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं, KEDA।
वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं के ई डी ए, इसे हमें डेली नहीं लेना पड़ता, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो के ई डी ए में के ई डी ए चारों आ रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है जो त्वचा और आंखों के लिए अच्छा होता है, तो त्वचा और आंखों के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। विटामिन डी तो हड्डियों के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी तो हड्डियों के लिए अच्छा होता है, तो हम विटामिन डी वाले को काट देंगे। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? पीले फलों में पाया जाता है, खट्टे फल में नहीं पाया जाता। खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है, पीले फल में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम, जल्दी से विटामिन ए का रासायनिक नाम जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाना है। कितने बच्चों को याद है ये मैं देखना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल है, हमने बहुत बार किया भी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। पानी के माध्यम से बीज के फैलाव को क्या कहा जाता है? चलिए, आपने देखा होगा कि जो नारियल के बीज है, नारियल के जो बीज रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के माध्यम से जाते हैं। नारियल के जो बीज रहते हैं वो हल्के रहते हैं, तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पानी के माध्यम से जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हाइड्रोकोरी कहा जाता है। ठीक है, 12वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आंसर करना है। कौन सा पौधा पानी के माध्यम से बीज फैलाता है? एक तो नारियल हो गया, एक तो नारियल हो गया कि नारियल के बीज पानी के माध्यम से फैल जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक और कौन सा पौधा है जिसके बीज पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं? वो है कमल। वो कौन सा है? लोटस। आपको याद रखना है। आम के ऊपर क्वेश्चन बना है। आम के जो बीज है पशु के माध्यम से, पशु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन। कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के बारे में सही है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करना है। फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें प्रकाश की, पानी की और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं पड़ती। ये सभी जीव के द्वारा भोजन बनाने के लिए एक प्रक्रिया है। सारे जीव भोजन बनाते हैं क्या? नहीं, ये भी गलत हो गया। इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ये बिल्कुल सही है। पौधे जो रहते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, उन्हें सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। और वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस जो गैसेस रहती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करती है, हमारे वैश्विक तापमान को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है? कि पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये गैसेस क्या करती है? गर्मी को फंसा लेती है, गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और क्या कर देती है? हमारे पृथ्वी को गर्म कर देती है। तो ये भी सही है और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 15वें नंबर का क्वेश्चन। पारिस्थितिकी पद चिन्ह का मतलब क्या है? चलिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पारिस्थितिक पद चिन्ह का मतलब क्या है? कि मानव गतिविधियों के कारण, मानव गतिविधियों के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता जा रहा है। हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित होता जा रहा है। तो यह आपको याद रखना है, द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के कारण जो प्रभाव पड़ते जा रहा है, वहां पर उसकी छाप पड़ती जा रही है। छाप का मतलब हो गया फुटप्रिंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि पारिस्थितिकी घाटा क्या होता है।
इकोलॉजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। क्लास आपको कैसी लग रही है आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और फटाफट अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक और शेयर करते जाना है, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब हम मिलेंगे डायरेक्ट मंडे को, कल और परसों आपकी क्लास नहीं रहेगी, परसों आपकी मंडे को आपकी क्लास रहेगी, यहाँ से हम चालू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।